अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, काफी लंबी लिस्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पूरे 33 टॉपिक, 33 टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एकदम जीरो लेवल से। और मैं हमेशा ये मानकर पढ़ाता हूं कि आपको पहले से कुछ नहीं आता है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो भी आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर चेक कर रहे हैं क्या ऑनलाइन? इधर वॉइस का कुछ बोल रहे हैं? हो गया? चलिए, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये पहला ऐसा बैच है जो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी चल रहा है। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे यहां पर हैं, हालांकि वो आपको दिखाई नहीं देंगे, उनके कमेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। तो भारत के लगभग हर राज्य से, जम्मू कश्मीर से लेकर आप इधर कहां तक, कन्याकुमारी तक, पहले ही बोल दिया किसी ने, है ना। और इधर गुजरात से लेकर, अब बोलो इधर अरुणाचल, आसाम, हर राज्य के बच्चे ऐप पर भी हैं हमारे साथ, वो भी हमारे साथ लाइव चलेंगे। ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने इसको सीख लिया तो आपने मैथ्स के लगभग 10 से 15 टॉपिक सीख लिए, है ना। क्योंकि दो तरीके होते हैं मैथ्स को पढ़ने के। एक होता है ट्रेडिशनल तरीका, जैसा हम स्कूल में पढ़ते आए हैं, और स्कूल में आप हमेशा किस लिए पढ़ाई करते थे? पास। वेरी गुड पहले ही बता दिया आपने, स्कूल में किस लिए पढ़ाई करते थे? पास होने के लिए। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम क्यों पढ़ाई करते हैं? सिलेक्शन लेने के लिए। अब पास होने के लिए नहीं है, है ना। यहां पे किस लिए पढ़ाई करते हो? सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि पास तो पहले भी हो जाते थे, है ना। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इतना प्यारा है कि आपने इतने साल मेहनत करी है, इतने साल आपने पढ़ाई करी है, लेकिन हमें आता कुछ नहीं है ना। मतलब आप कॉमर्स बैकग्राउंड के रहे हो, आर्ट्स के रहे हो, या फिर बायो के रहे हो, या जिस भी बैकग्राउंड के रहे हो, ये हमारे सिस्टम की खासियत है कि सबको हम एक ही जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं, है ना। वापस सब लोग 10th के बाद सब लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद जब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की बारी आती है, सब लोग वापस वहीं आकर एकदम शून्य से फिर हम शुरू करते हैं, है ना। लेकिन इस बात को आप समझिए कि अब ये, अच्छा, जीवन भर पढ़ने का ही प्लान है क्या? मतलब एक कहीं ना कहीं दिमाग में आता होगा ना कि आखिर ये पढ़ाई कब खत्म होगी? नहीं। जब बचपन में हम छोटे थे छोटे, है ना। तो बचपन में अगर आप छोटे रहे होंगे तो आपके घर वालों ने कहा होगा, बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत अच्छे से परसेंटेज बनाना, बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी। आपने उस बात को दिल पे ले लिया, है ना। आपने बहुत मेहनत करी, परसेंटेज भी बनाए। फिर जब आप 10th पास हो गए तो घर वालों ने क्या कहा, अब 11th 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज लाना है, फिर जॉब मिलेगी। आपने फिर दिल पे ले ली बात, 11th 12th में भी मेहनत करी। मेहनत करने के बाद जब आपका 12th कंप्लीट हो गया, फिर आपने इस जालिम समाज से पूछा कि नौकरी कहाँ है ना। फिर उसने कहा कि अभी ग्रेजुएशन तो करो, है ना, ग्रेजुएशन करो फिर जॉब मिलेगी। ग्रेजुएशन भी कर लिया, कई लोग का चल रहा है ना। फिर वापस समाज से हमने पूछा जॉब, उन्होंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लो, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। अब जब आपने कहा कि जॉब, तो फिर उन्होंने कहा सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दो, है ना। तो अब आप बैंक, रेलवे, एसएससी, पुलिस, जिसकी भी तैयारी। तो हम इतने साल जो पढ़ते आए हैं उसका कोई मतलब ही नहीं निकला, है ना। भारत में 10वीं के बाद से सरकारी नौकरी मिल जाती है। 10वीं के बाद से केंद्र सरकार की जो है 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी वाली सरकारी नौकरी 10th के बाद मिलती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें किसी ने बताया ही नहीं कि 10वीं के बाद सरकारी नौकरी मिलती, तो हम कब के सरकारी नौकरी भी साथ में कर रहे होते, पढ़ाई भी अपनी जारी रख रहे होते, और अच्छे पद पर होते, है ना। तो खैर, अब तो खैर कुछ कर नहीं सकते, है ना। वापस 10th में पढ़ने से तो रहे अब हम, ठीक है। तो इन सब चीजों से हम ऊपर उठेंगे। एक चीज आप हमेशा बस ध्यान रखिए कि हमें इस बार आखिरी बार पढ़ना है, ठीक है। और हमें 2021 में अपनी पढ़ाई को खत्म करना है, अपने जॉब को, अपने करियर को, अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। और जीवन में अभी और भी काम बचे हैं कि नहीं बचे हैं, है ना। कौन कौन से? यही बचा है बस जीवन में, ठीक है। शादी का लड्डू खाना बचा है, जो खाए वो भी पछताए, है ना, जो ना खाए वो भी पछताए। तो इसलिए फिर कहीं समझदार लोगों ने कहा कि खा के ही पछताओ, है ना चलो ठीक है। तो पहला हमारा चैप्टर हम शुरू करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, ठीक है। और ऑनलाइन वाले सभी बच्चे जो हैं उन्हें भी मैं बता दूं
कि आपके यहाँ सामने मेरे पास ऑफलाइन बच्चे भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, और एक दो दिन थोड़ा सा बैलेंस जमाने में लगेगा, मतलब मुझे इनका भी ध्यान रखना है, आपका भी ध्यान रखना है, सबका अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे दिख ही रहा है कोई वेस्ट बंगाल से, तो एक बार जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं आप केवल ये लिख दो कि आप कहाँ से हो, ताकि इन लोग को बता दें कि ये लोग कितने फायदे में हैं। ठीक है, तो अभी चलो कमेंट्स में थोड़ा सा 5-10 सेकंड का डिफरेंस आता है। हाँ, और कोई सवाल आपका इस बैच से, इस कोर्स से जुड़ा हुआ? भूख तो नहीं लग रही किसी को, है ना? समोसे संडे को ही मिलते हैं बस, है ना? इस बार संडे को 2 घंटे की स्पेशल क्लास भी रहेगी और 3 घंटे की है। अच्छा ठीक है, तो जितने भी घंटे की रहेगी वो विथ ब्रेकफास्ट है, उसमें नाश्ता शामिल है उस पैकेज में। तो संडे आप सभी का स्वागत है, और क्या रहेगा वो आपको बताएंगे, है ना? चलिए, तो इधर से अब रुझान आना चालू हो गए हैं। ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, खंडवा, मुरैना, जबलपुर, मध्य प्रदेश वाले बच्चे भी हैं, महाराष्ट्र, भोपाल, फिरोजाबाद, राजस्थान, जयपुर, छत्तीसगढ़। क्या? नहीं, ऐसा नहीं दिखाता वो। ठीक है, यूपी, खजुराहो, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, धुले, महाराष्ट्र, मधुबनी। आपको एक चीज मतलब जान के और आश्चर्य होगा, मतलब मैं खुद उसमें काफी आश्चर्यचकित था। जो हमने सबसे पहला मैथ्स फाउंडेशन बैच लॉन्च किया था, उसमें एक बच्चा बांग्लादेश का है। आपको आश्चर्य होगा, मैं खुद आश्चर्य में था, तो आपको तो होना ही है। एक बार हमारी टीम को जो हमारी एक ईमेल आईडी, उस पर मेल आया कि सर मैं बांग्लादेश से हूं और मुझे मैथ्स पढ़ना है ना, आदित्य सर का मैथ्स का कोर्स मुझे लेना है। तो हम सब लोगों ने पहले से ये सोच लिया था कि भाई या तो मजाक है, या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। अब पता नहीं बांग्लादेश का क्या सिस्टम है कि उसे भी मैथ्स यहाँ का काम आ जाएगा। तो हमने उसे सिंपल रिप्लाई किया, इस बात को मानते हुए कि भाई शायद ही तुम ज्वाइन करोगे या तुम मजाक कर रहे हो। तो हमने उसे इस तरीके से करा कि अगर आपको हमारा कोर्स लेना है तो इंडियन मोबाइल नंबर जरूरी है, इतना बोल के हमने सिर्फ उसको मेल करा। 5 या 6 दिन बाद जब मैं लाइव क्लास ले रहा था, तो देखा कि उस बच्चे का नाम, क्योंकि मुझे पता था उमर फारूक उसका नाम था, और उसने लिखा सर आई एम उमर फारूक, पहचाना क्या आपने? मैंने कहा नाम तो मुझे याद था। फिर उसने बताया कि सर मैं वही बच्चा हूं जो बांग्लादेश से हूं, मैं फिलहाल आपकी क्लास बांग्लादेश से ले रहा हूं। फिर हमने उससे पूछा कि भाई तुमने बांग्लादेश से इंडियन नंबर होना कंपलसरी है, कैसे ये कोर्स ज्वाइन कर लिया? तो बोले सर मेरा एक फ्रेंड है भारत में, उससे मैंने उसका मोबाइल नंबर लिया और उस कोर्स पे मैंने अपना एक्टिवेट करवाया है, और अब मैं आपकी क्लासेस ले रहा हूं। तो ऐसे भी बच्चे हैं कई सारे। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं, है ना? पहले दिन थोड़ी सी बातें ज्यादा करते हैं, बाकी फिर दिन भर आगे इतनी बातें हम नहीं करेंगे, है ना? थोड़ा माहौल बनाना भी जरूरी है। बाकी बीच बीच में आपको डांटें भी लगती रहेंगी, मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है, चलिए। तो आप में से अगर कोई ऐसे बच्चे हैं, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर आपने कोई और मेरी रेशो की क्लासेस देखी हैं, तो शुरुआत की जो बेसिक चीजें हैं, मतलब आज भाई बेसिक तो हर चीज का सेम होता है ना? आप मुझसे कहोगे सर कार चलाना सिखाओ, तो मैं सबसे पहले आपको एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच के बारे में ही सिखाऊंगा, कार की एबीसी होती है। अब कोई अगर कहेगा कि सर ये तो सब बताते हैं, आपको इनके बिना कार चलाना सिखाओ, है ना? या सर कार के अंदर बैठकर तो सब कार चलाना सिखा देते हैं, आप कार के बाहर बैठकर चलाना सिखाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज के जो बेसिक नियम है वो तो सेम है। तो आज हम अपना ज्यादा फोकस करने वाले हैं बेसिक पर, बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। और आप इस चैप्टर को जो पढ़ेंगे, आपने पहले कहीं भी पढ़ा हो, कितना भी पढ़ा हो, लेकिन आप मान के चलिए 100+ क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में करेंगे। डिपेंड करता है, मिनिमम 100 तो हमारे लगभग सभी चैप्टर्स में होना है। एडवांस मैथ्स में मोर देन 200 या 250 क्वेश्चंस करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपने रेगुलरिटी के साथ इस बैच को अटेंड कर लिया, तो आप मैथ्स के एक्सपर्ट बन सकते हो, क्योंकि आपको लगभग 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस तो मैं आपको लाइव करवाने वाला हूं, और लगभग इतने ही क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूं। तो 10,000 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, तो आप किताब लिखने लायक बन जाओगे, किताबें पढ़ना ही छोड़ दोगे, है ना? इतने क्वेश्चंस आपको मैं करवाने वाला हूं, क्योंकि मैथ्स टोटल प्रैक्टिस पर और रिवीजन पर डिपेंड करता है ना? बाकी चीजें हम बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फिलहाल हम रेशो एंड प्रोपोर्शन से। शुरुआत की कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूं, सुनिएगा आप। और एक और सबसे खास बात, आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वीडियोस का तो खैर ऑनलाइन वालों को तो मिलेगा ही, आप लोगों को जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसकी पीडीएफ मिला करेगी, पूरा सिस्टमेटिक, जो हैंड रिटन, कलरफुल, जितना भी मैं यहाँ पे आपको लिखूंगा, बताऊंगा,
और इस प्रकार के सारे प्रश्न आपको हिंदी इंग्लिश में दिखाई देंगे। इसकी आपको रोज पीडीएफ मिला करेगी, है ना। तो आप अपने जरूरत के नोट्स बनाएं, बाकी आप बाद में समय निकाल के आराम से अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात एक्चुअल में होता क्या है ना। तो अनुपात का जैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि A रेशो B का मतलब हो गया 3:4। आप इसको ऐसे समझिए कि अनुपात या समानुपात का मतलब होता है एक हिस्सा या एक टुकड़ा या एक शेयर, है ना। कि अगर हमें कोई चीज A और B में बांटनी है तो सबसे पहले उसके 7 टुकड़े करने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों 7 टुकड़े करने पड़ेंगे? क्योंकि अनुपात क्या है? 3:4 है। तो पहले हम 7 बराबर हिस्से करेंगे, 7 बराबर टुकड़े करेंगे और फिर उसमें से 3 दे देंगे A को और 4 दे देंगे B को। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक प्रकार का शेयरिंग वाला काम है, एक प्रकार का हिस्सा बांटना या टुकड़ा देने का काम है। इसको हम रेशो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें समानुपात भी आएगा जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। और एक और बहुत अच्छी बेसिक चीज आप जानते होंगे कि अनुपात में अगर A/B लिखा है तो उसको हम A/B लिख सकते हैं, या A/B है तो उसको A/B लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप जानते हो। बाकी इसके आगे अब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट बताऊंगा। और जो मैथ्स हम पढ़ने वाले हैं वो पूरा टाइप वाइज रहेगा। मतलब लगभग आप मान के चलिए कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें मोर देन 20, 25, 30 टाइप्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक टाइप वाइज भी पूरा लिखा मिलेगा कि टाइप 1 फिर टाइप 2। तो एक टाइप वाइज 0 लेवल से धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला सवाल जिसमें लिखा है A/B बराबर 2:3 है और B/C बराबर 2:5 है। आप अभी देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। A/B लिखा है 2:3 और B/C लिखा है 2:5। क्या सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? पीछे कोई दिक्कत तो नहीं है देखने में, है ना। चलो, अब देखिए, इसके हम कई सारे तरीके कर सकते हैं। मैं आपको जहां जहां संभव होगा जितनी ज्यादा ट्रिक्स या जितने ज्यादा कंसेप्ट होंगे वो सभी आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहां आप देखें, हमें इसको बनाना है A/B/C, ठीक है। पहले तो हम ये समझें, एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे आपकी जॉब लग जाएगी, है ना। जॉब लगने के बाद फिर क्या होगा? घर वाले किस चीज के लिए बैठे हुए हैं? तुम बड़ी शादी करने की जल्दी है। चलो मान लिया घर वाले, है ना। अच्छा, जॉब लगे या ना लेके शादी तो वो जरूर करेंगे, है ना। लेकिन लग जाए तो उन्हें और अच्छा लगेगा। तो आपकी जब शादी हो जाएगी या जो हमारे घर परिवारों में जब दो परिवार मिलते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा एक व्यक्ति हमेशा मध्यस्थ का काम जरूर करता है। या तो वो हमारे जीजा होते हैं या फूफा होते हैं या मौसा होते हैं, कोई ना कोई जरूर होता है जो लड़की वालों की तरफ और लड़कों वालों की तरफ जरूर मध्यस्थता का काम करता है, हाँ या ना, है ना। तो आप समझ लो कि यही मध्यस्थता इस चैप्टर में भी चलती है। यहां पे पता है वो रूठे हुए फूफा कौन है? बी है ना। आप देखिए कि भी दोनों पक्षों में कॉमन है, लड़कों वालों की तरफ भी है, लड़कियों वालों के तरफ भी है। अब व्यक्ति तो एक ही हो सकता है ना। लेकिन बी को यहां हम क्या बोल रहे हैं? 3। और बी को हम यहां क्या बोल रहे हैं? यहां 2 बोल रहे हैं, 5 नहीं। बी को यहां क्या बोल रहे हैं? 3। बी को यहां क्या बोल रहे हैं? 2। ये तो गलत बात है भाई, जब इंसान एक ही है तो उसके 2 नाम कैसे हो सकते हैं, है ना। तो आपको इस चीज को बैलेंस करना है। अब आपने इसकी बहुत सारी ट्रिक्स देखी होंगी। मैं हमेशा ट्रिक्स तो बताता ही हूं, लेकिन आपको यह जरूर बताता हूं कि कोई भी ट्रिक बनी कैसे, है ना। आपने इसको पढ़ा होगा कि जब A/B और B/C को हमें मिलाना है तो ये होता है 2:3। जो कॉमन है वो बीच में रहेगा। अगर रिश्ता आगे अच्छा निकला तो ये बहुत खुश रहने वाले हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सबसे ज्यादा परेशान भी यही होता है, देखा होगा आपने, है ना। तो ये बैठ गए बीच में और इधर आपने ले लिया 2:5, ठीक है। अब आपने इसकी एक सबसे पहले ट्रिक देखी होगी कि इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं और इन दोनों का गुणा करते हैं। 2 का दुगना करते हैं 4, फिर 3 का दुगना करते हैं 6 और 5 का 3 गुना करते हैं 15। ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं? है ना। ऐसा हम करते हैं। 2 का दुगना 4, 2 का 3 गुना 6 और 5 का 3 गुना 15। ये कितने लोगों को पहले से आता था? ठीक है। कितने लोगों को पता है कि ऐसा क्यों करते हैं?
ये हमारे देश की समस्या है। समझ में आई बात? अब मैं जब आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे हाँ सर सही है। एक्चुअली क्या होता है कि मैथ्स ये नहीं है। मैथ्स क्या है? किसी भी चीज को जानना कि ऐसा करते क्यों है ना। और जब आप देखोगे तो आपको लगेगा सर ये तो बड़ा आसान था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम फाउंडेशन बैच की खासियत आपको ये मिलेगी कि हर चीज का कारण जानने को मिलेगा कि अच्छा इसलिए ऐसा करते हैं, जब आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्या होती हैं, याद होती हैं। ये एक बहुत बेसिक तरीका है, मैं आपको बताता हूं इसका कारण क्या है। देखो, एक आपके पास है ए अनुपात बी, और दूसरा आपके ए अनुपात बी का अनुपात कितना है, 2:3। ठीक है, और बी और सी का अनुपात कितना है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। चलो, ए और बी का अनुपात जो है कितना है, 2:3, और बी और सी का अनुपात कितना है, 2:5। आप पता है कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैंने आपसे कहा कि भाई जब बी एक ही इंसान है तो दो अलग अलग संख्याएं क्यों, वो तो एक ही होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों संख्याओं को सेम बना रहे हैं, दोनों को एक ही बना रहे हैं। तो यहां पर 3 है, तो मैं ऐसा करूंगा कि इसमें 2 का गुणा कर दूंगा, तो ये 6 बन जाएगा क्या, हाँ या ना। और इसको भी 6 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो चलो 2 का 2 अब। अच्छा, अनुपात में हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी एक संख्या में गुणा करोगे तो दूसरे में जरूर करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। भाई इसको दुगना करोगे तो इसको भी दुगना करना है। आप किसी भी संख्या का गुणा भाग कर सकते हो, लेकिन जो करोगे वो सभी संख्याओं के साथ में करोगे। तो जैसे ही आपने 2 में 2 का गुणा किया तो ये क्या बन गए, 4, और ये क्या बन गए, 6, है ना। अच्छा, 3 का गुणा करो तो क्या बन गए, 6, और 3 का 5 गुना करो तो क्या बन गए, 15। अब आप बोलोगे कि हाँ सर बी दोनों जगह सेम हो चुका है ना। तो अब इन दोनों को अगर मैं एक बनाऊंगा तो ए हो गया 4, बी हो गया 6, और सी हो गया 15। तो एक्चुअल में हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो मध्यस्थ है, जो कॉमन इंसान है, उसको हम सेम कर रहे हैं। जब उसको आप सेम करोगे तो बचे हुए जो 2 नंबर्स हैं वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे उसके हिसाब से। नहीं आया समझ में, आया? भाई आप ये बताओ कि आपने 2 में किसका गुणा किया, 2 में किसका गुणा किया, यहां पे आप 2 में किसका गुणा कर रहे थे, 2 का। अच्छा, फिर आपने 3 में किसका गुणा किया, तो यहां भी आप 3 में किसका गुणा कर रहे थे, 2 का। अच्छा, ये तो हो गया। इस 5 में किसका गुणा किया, तो बेसिकली आपने क्या किया, इन दोनों को सेम किया। आई इतनी बात समझ में? अब इसका एक और तरीका होता है जो मैं हमेशा आपको सलाह देता हूं कि आप उस तरीके से करिए। एक तरीका तो हमारा ये वाला हो गया, अब आप एक दूसरा तरीका और सीखिए। ये ठीक है, क्लियर है ना। इसको मैं हटा के थोड़ा सा छोटे में लिख के दूसरा आपको तरीका बताता हूं जो इससे भी बेस्ट है। इसको लिख देता हूं ताकि आपके पास ये नोट्स में सुरक्षित रहे। 2:3, 2:5। क्या करते हैं हम, 2 का दुगना 4, है ना, इधर ये इधर गया तो 6, और ये इधर गया तो 15। चलो, इससे अच्छी ट्रिक मैं आपको बताता हूं जो आपको हर जगह काम आएगी। आप लिखिए ए बी और सी। ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3। बी और सी का अनुपात कितना है, 2:5। आप बस एक छोटा सा काम कीजिए कि जो खाली जगह है वहां पे साइड वाले नंबर को खिसका दो। यहां पर कौन है, 3 है, इसको आप इधर रख दो। यहां पर कौन है, इसको इधर रख दो। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आप यहां पर इनका गुणा करिए, कितना आएगा, 4। इनका गुणा करिए, कितना आएगा, 6। इनका गुणा करिए, कितना आएगा, 15। तो ये सबसे आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। जो खाली जगह है साइड वाले नंबर को खिसका दो। 3 उधर गया, ये 2 इधर आ गया, गुणा किया 4, इनका गुणा किया 6, इनका गुणा किया 15। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप मुझे एक जल्दी से सब लोग क्वेश्चन का आंसर दें। ए और बी का रेशो अगर 5 और 7 है, और बी और सी का रेशो अगर 3 और 4 है, तो एबीसी क्या होगा, फास्ट एबीसी क्या होगा? हम्म, आगे आंसर क्या करा आपने, आपने लिखा 5 7, इधर लिखा 3 और 4, इधर आपका 7 गया, इधर आपका 3 गया। देखो कोई भी तरीका लगा लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको इसी से करना है, जो अच्छा लगे उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर जल्दी आना चाहिए, है ना। 5 और 3 का गुणा करोगे 15 आएगा, 7 और 3 का गुणा करोगे 21 आएगा, 7 और 4 का गुणा करोगे 28 आएगा। यही आ रहा है क्या? ठीक है, चलो
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम एक और, है ना, एक और परिवार को अब इसमें शामिल करते हैं। ए और बी हो गया, बी और सी हो गया, सी और डी हो गया, है ना। तो यहां पर आप देखिए कि ए और बी का अनुपात कितना दिखाई दे रहा है, 2:1। बी और सी का अनुपात कितना दिखाई दे रहा है, 3:1। सी और डी का अनुपात कितना दिखाई दे रहा है, 4:1। अब हमें एक छोटा सा काम करना है, इन सभी को मर्ज करके एक बनाना है, इन सभी को मर्ज करके एक बनाना है, एक ही सूत्र में सबको पिरोना है। तो जो मैंने आपसे कहा वही काम आपको अभी करना है। खाली जगह पर साइड वाला नंबर खिसकेगा, है ना। इसकी भी एक लॉन्ग मेथड है, जैसा हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया, लेकिन जो हमने बाद में जो मेथड सीखी वो इसको करने के लिए सबसे बेस्ट है। आपको क्या करना है, सी के नीचे भी एक लिखना है, ये एक खिसकेगा, इधर भी एक जाएगा। यहां खाली जगह है तो एक लिख दो, इधर खाली जगह है तो 3 लिख दो, यहां 4 है तो यहां 4 लिख दो, और यहां भी 4 लिख दो। समझ में आया क्या, है ना। ये एक था तो दोनों जगह मैंने एक लिख दिया, ये एक था तो इधर एक चला गया, ये 3 था तो इधर 3 आ गया, है ना। यहां 4 था तो दोनों जगह 4 आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। अब आपको बस क्या करना है, गुणा करना है। तो चलो गुणा कर देते हैं, है ना। इन तीनों का आप जब गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक है। इनका जब गुणा करेंगे तो 12, इनका गुणा करेंगे तो 4, और इनका गुणा करेंगे तो 1। ये आपका आंसर होना चाहिए। आया समझ में, पक्का, ठीक है। लिखना है, नहीं लिखना है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, यहां पे आपका आंसर आया 24, 12, 4 और 1। मैं एक छोटा सा काम कर लूं क्या इसमें, 4 से काट दें 6 बार, 3 बार, 4 तिया 12, 4 एकम 4, ऐसा कर लें क्या, क्यों, एक नहीं कटेगा ना, तो उसको काट भी कहां रहे हम भाई, बाकी तो कट सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने की कभी गलती नहीं करना है हमें, है ना। ऐसा आप करेंगे या कोई ना कोई ऐसा करेगा, है ना। एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस जरूर आते हैं कि आपको लगेगा ठीक है ना सर, एक तो कटेगा नहीं, इनको तो काट दें बेचारों को। तो ये भी नहीं, मरेंगे तो सब मरेंगे, नहीं तो कोई नहीं मरेगा, है ना। वो बचपन में हम भी खेलेंगे, नहीं तो खेलने भी नहीं देंगे। तो कटेंगे तो सारे नंबर्स, नहीं तो नहीं कटेंगे, है ना। देखो ये चीजें मैं अपने पिछले 10-12 साल के अनुभव के आधार पे बता रहा हूं। इन 10-12 सालों से पढ़ाने में कई बार ऐसे ऐसे खतरनाक अनुभव भी आपके साथ में शेयर करूंगा। आप एक अनुभव में अपना जरूर शेयर करता हूं। ये जब छत्तीसगढ़ में मैं एज ए LIC का, छत्तीसगढ़ आपने देखा होगा, वहां एजुकेशन का लेवल कुछ ज्यादा ही कम है बाकी राज्यों की तुलना में। तो वहां पे मैं एज ए LIC कांकेर, सुना हो अगर आपने कभी, नक्सली एरिया है, वहां पे मुझे पोस्टिंग मिली थी पहली। तो मैं एज ए LIC एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहां पे काम करता था। तो मैं वहां पे 10 से 6, 10 से 5 ऑफिस संभालता था, और बाकी समय में क्या करता था कि पढ़ाता था वहां पर बच्चों को फ्री में। तो सुबह 7 बजे से रात के 10 तक पढ़ाता था, मतलब सॉरी, सुबह 10 तक, 10 से 5 अपना 6 बजे तक ऑफिस किया, 6 से 9 फिर मैं पढ़ाता था। तो वहां पे एक बच्चा मुझे मिला, आप भी, आपको भी मजा भी आएगा, दया भी आएगी, ठीक है। 102 में 10 का भाग देना था, ठीक है। 102 में 10 का भाग देना था। मैक्सिमम बच्चे जो हैं आंसर 10.2 लेकर आए थे, लेकिन एक बच्चा इंटरनेशनल था, वो 12 लेकर आया, ठीक है। कितना आंसर लेके आया, 12। अब वो मुझसे लड़ाई कर रहा है कि सर आपका आंसर गलत है, इसका आंसर तो 12 आना चाहिए। मैंने कहा भाई कैसे आना चाहिए, सर सिंपल है, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो उसने 0 से 0 काट दिया। 102 में 10 का भाग देके आंसर कितना लाया, सर 12 आएगा। आपका मैथ्स बेकार है। आ रही बात समझ में। तो इसलिए ऐसी चीजें मैं बता देता हूं, कभी भी याद रखिए कि अगर सारे नंबर्स होंगे तो वही एक साथ कटेंगे, अदरवाइज कोई भी नंबर नहीं कटेगा। क्लियर इतना सभी को, है ना। चलो एक आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं, सभी इसका आंसर बताएंगे, A, B, C और D, है ना। और आपको रेशो दे देते हैं यहां पे 2:3, ऐसी लिख दूं चलेगा ना, 3:4 और 2:1। सबको मर्ज करके एक बनाइए जरा जल्दी से। अच्छा अच्छा, दिशा उइके कांकेर से हैं ये, ठीक है।
हम्म। हाँ जी, आगे आंसर सभी का। क्या करेंगे आप? इधर 3 है तो यहां भी 3, यहां भी 3, यहां 4, इधर आ जाएगा 3, यहां 2 है तो यहां भी 2 और यहां भी 2। इतना ठीक है क्या? है ना? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 का दुगना 6 का 12, है ना? फिर ये हो जाएगा 9 और 2 18, फिर ये हो जाएगा 12 का दुगना 24 और ये हो जाएगा आपका 12। अब ये सभी कैंसिल हो रहे हैं क्या? किससे कैंसिल कर सकते हैं? 6 से काट दें तो ये 6 से कैंसिल होगा 2 बार, ये कैंसिल होगा 3 बार, ये कैंसिल होगा 4 बार और ये कैंसिल हो जाएगा आपका कितना? 2 बार। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आया होगा सभी का आंसर यही। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर। अब यहां से आपको मैं एक नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूं जिसे बोला जाता है समानुपात, है ना? अभी तक हमने केवल अनुपात की बात करी है। आज पहला दिन है, मैं किसी भी प्रकार से आपके सिर पे बहुत ज्यादा लोड नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आप जब एक चैप्टर पूरा शुरू से आखिरी तक पढ़ेंगे तो चैप्टर के आखिरी में आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। हर लेवल के प्रश्न कराऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि आपने पढ़े भी नहीं होंगे, है ना? जैसे मोमबत्ती वाले सवाल आते हैं, अगर आपने कभी देखा हो कि एक मोमबत्ती 6 घंटे में जलती है, एक 8 घंटे में जलती है, 2 घंटे में कितना जले कि इनका अनुपात 2:3 हो जाए। ऐसे ऐसे यूनिक क्वेश्चंस करेंगे और लॉजिकल। आपको मैं एक बात बताना भूल गया हूं कि अरिथमेटिक के जितने भी 18 या 20 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, सभी को हम करने वाले हैं बिना फॉर्मूले के। पूरे चैप्टर्स को हम सिर्फ 2 तीर से निशाना लगा के निपटाएंगे, एक प्रतिशत और दूसरा अनुपात, है ना? कोई भी चैप्टर, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज जैसा चैप्टर जो है, एक एक क्वेश्चन हम बिना फॉर्मूले के करने वाले हैं। कोई सूत्र नहीं, कोई टेंशन नहीं रट्टा मारने का। मतलब हम कहां पे काम करने वाले हैं? मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि आपके पास चलाने के लिए 2 चीजें हैं, पहला पेन और दूसरा दिमाग। ज्यादा तेज क्या चलेगा दोनों में? पर चलाते क्या आए हम? पेन। तो इसलिए मजा क्या आता है? पेन चलाने में बड़ा मजा आता है। लेकिन आप याद रखिए कि एग्जाम में आपको पेन से ज्यादा क्या तेजी से चलाना है? दिमाग। सिलेक्शन पेन नहीं दिलाएगा, सिलेक्शन दिमाग दिलाए। तो उस दिमाग को हमें चलाना है जो हमारा कई सालों से, वर्षों से ठप्प पड़ा है, जंग खा चुका है। वो हमें, उसके पुर्जे जो हैं थोड़े से जंग खाए हैं, 2-4 दिनों में ऑयलिंग होगी, वो काम करेगा, है ना? उसमें बहुत कैपेसिटी है। चलिए, तो यहां पर देखिए आप 5:15:8 क्वेश्चन मार्क। पहले तो ये बता दूं मैं कि ये समानुपात होता क्या है। तो अनुपात क्या होता है? दो संख्याओं में बैलेंस करने का काम करता है। ए और बी के बीच का जो अनुपात होगा, ठीक है, एक इनका अनुपात होगा, एक सी और डी का अनुपात होगा। ये जो समानुपात होता है ना, ये बैलेंस का काम करता है। मतलब जो संबंध ए और बी में होना चाहिए, वही संबंध किसमें होना चाहिए? सी और डी में, है ना? कई लोगों के आंसर आ भी गए हैं। जैसे आपने देखा कि 5:15 और इधर हो गया 8:x, ठीक है? तो आप ये देखो कि ये कितना गुना है? 3 गुना। या आप ऐसे समझ लो कि इनका अगर अनुपात बनाया तो 1:3, तो इनका अनुपात भी क्या आना चाहिए? 1:3। तो 1:3 तभी आ सकता है जब यहां पर क्या आएगा? 24। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 24 आएगा। समझ में आया? मेथड बता रहा हूं, अभी तो मैंने आपको केवल लॉजिक बताया है। अगर 5 का 3 गुना 15 है तो 8 का 3 गुना 24 होना चाहिए। जो संबंध इस तरफ है वही संबंध इधर होना चाहिए। इसको बैलेंस करने को बोलते हैं प्रोपोर्शन, है ना? हिंदी में इसको बोलते हैं समानुपात। क्लियर है इतना सभी को? है ना? अच्छा, अब यहां पे आप मुझे बताएं कि अगर 6:15 हो तो 8 क्या हो? सभी से आंसर है। हाँ जी। 6 दूनी 12 और 3 15, ऐसा तो नहीं कर रहे हो? 8 तिया 24 और 3 27, ऐसे नहीं? ठीक है।
अब आप यहां पे अगर देखेंगे ना तो ये पता है कितना गुना है, 2.5 गुना है, ये 2.5 टाइम्स है। तो इसका भी अगर आप 2.5 गुना करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, है ना। 25 अठे 200, 2.5 इंटू 8 कितना आएगा, 20। तो अब यहां कई लोगों की हवा निकल गई, कई लोग इसको नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो पिछले वाले में तो बढ़िया था, 5 तिया 15, 8 तिया 24। इस बार यहां पे दिक्कत हो गई। हाँ हाँ, 20 आएगा। अब यहां पर आप सुनिए कि एक्चुअल में होता क्या है ना। इसका मैं आपको बेसिक बताता हूं। आपको पता है कि ए अनुपात बी को ए बटे बी लिख सकते हैं, और सी अनुपात डी को हम सी बटे डी लिख सकते हैं, है ना। फिर इसका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का गुणा होगा तो ये बनेगा ए गुणा डी, इन दोनों का गुणा होगा तो बनेगा बी गुणा सी। ऐसा हम कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी जो क्वेश्चन लिया था, चलो इसी को ले लेते हैं, 5:15 तो 8 अनुपात क्या, ठीक है। सो 5:15 प्रोपोर्शन 8:? तो ये आपका ए का काम कर रहा है, ये बी का, ये सी का, और ये डी का, है ना। तो ए की वैल्यू आपको दी हुई है 5, डी की वैल्यू आपके पास नहीं है, बी की वैल्यू आपके पास 15 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 8 है। हाँ या ना, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, वैसे तो आप यहीं से कैंसिल कर लोगे इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, और 8 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 24। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर था जो अभी हमने यहां पर लिखा। तो ये इसकी एक्चुअल में मेथड है कि जब आप गुना ना कर पाओ, है ना, लॉजिक ना लगा पाओ, तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। यहां पर एक चीज आपको और सभी को ध्यान रखनी है इसमें, कि ये जो ए है इसे कहा जाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन। हिंदी में बोलोगे लग रहा है ना, तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रथम अनुपाती। क्या बोलते हैं, प्रथम अनुपाती। तो बी को बोलो, क्या बोलेंगे, बी को इंग्लिश में कहेंगे सेकंड प्रोपोर्शन, और हिंदी में कहेंगे द्वितीय अनुपाती। सी को क्या कहेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन, और हिंदी में कहेंगे तृतीय अनुपाती। और डी को क्या कहेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब चतुर्थ अनुपाती। ये सवाल कई बार ऐसे पूछा जाता है कि 5, 15 और 8 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 5, 15 एंड 8, है ना। तो फोर्थ 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 बोल रहे हैं ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, क्या निकालना है, डी। डी को क्या बोलते हैं, चतुर्थ अनुपात। तो कई बार ये सवाल इसलिए आता है, इसलिए ये नाम भी आप याद रखें कि ए मतलब प्रथम अनुपाती, बी मतलब द्वितीय, सी मतलब तृतीय, डी मतलब चतुर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। क्लियर है। चलिए इसका आंसर जल्दी से बिना पेन उठाए, पेन रख दो नीचे, पेन रखो नीचे और आंसर बताओ जल्दी। दिमाग तो लगाओ जरा, लोड तो दो। क्या आएगा, 15। कुछ लोगों ने तो सुन लिया, इतने में ही आंसर आ गया उनका। 6, 9, 10 और क्वेश्चन मार्क, है ना। तो आप देखेंगे कि ये कितना गुना है, ये 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है। अगर आपको पहाड़े अच्छे से याद हैं तो फिर आपका पेन नहीं चलेगा, और अगर पहाड़े याद नहीं है ना तो आपका हाथ बार बार खिंचाएगा पेन की तरफ, है ना। तो पहाड़े पहाड़े मतलब टेबल्स कहां तक याद होने चाहिए, 30 तक। अरे 20 तक तो तुमने बचपन में ही याद करवा दिए थे ना। लठ खाए हैं खूब, लकड़ियां खाई हैं, है ना, और क्या सोटी बोलते थे स्कूल में। तो वो तो 20 तक तो वही याद कर लिए थे। 30 तक अगर आपको याद है तो आपका कैलकुलेशन बाकी सब लोगों से काफी तेज रहेगा, है ना। इसका आप ध्यान रखें। तो ये 1.5 गुना है, इसका अगर आप 1.5 गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 15। या फिर जो अभी हमने सीखा, ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। ना दिमाग चले तो फिर ये तो है ही, है ना। इसको तो आप लगा ही सकते हो जो अभी मैंने आपको बताया था, ए गुणा डी बी गुणा सी। तो ए आपके पास क्या है, 6, डी आपको निकालना है, बी कितना है 9, सी कितना है 10। ये 9 है, ये 10 है ना। तो डी बराबर हो जाएगा 90/6, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 15। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां से एक कंसेप्ट निकल के आता है, इस क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा रुकेंगे, पहले एक जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो सुनिएगा। ये आपके एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, और ये है मध्यानुपाती, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन। मध्यानुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट, ठीक है।
और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या पुलिस के, आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा। ये अभी तक हमने जितने पढ़े हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मतलब इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके पहले हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उनकी आपको क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसका सीधा क्वेश्चन बनता है। तो पहले इसका थोड़ा बेसिक समझिए, फिर हम इस पे आएंगे। मध्यानुपाती का कंसेप्ट क्या होता है? जब एक, वही अपने नाराज फूफा है ना, ये दोनों तरफ कॉमन होंगे, तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, मतलब बी दोनों तरफ क्या है? कॉमन है ना। अच्छा, नियम तो वही लगेगा, ए बटे बी बराबर में बी बटे सी, है ना, ए बटे बी बी बटे सी, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो बी और बी का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर और ए इंटू सी। ये कंसेप्ट यहां से निकल के आया, ठीक है। यहां पर ए को बोला जाता है इंग्लिश में फर्स्ट प्रोपोर्शन और हिंदी में प्रथम अनुपाती, ठीक है। बी को बोला जाता है यहां पे सेकंड प्रोपोर्शन, लेकिन उसके बजाय इसको यहां पर क्या बोलते हैं? मध्यानुपाती, ठीक है। इसी को बोलते हैं मध्यानुपाती, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मीन प्रोपोर्शन। और सी को क्या बोलेंगे? थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय अनुपाती। इन सब के आगे आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो आपसे फिलहाल कहा गया है कि 0.16, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं ना अपना? ठीक है, पांचवा कहां है भाई? मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे आ गया। एक, चलो कुछ नंबरिंग की मिस्टेक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.16 और 0.4 का मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती बताना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताओ कि मध्यानुपाती का मतलब? मध्यानुपाती का मतलब, अरे मध्य का नहीं, बी, ये अब तो बता दिया ना। मध्यानुपाती आया मतलब क्या पूछा है? बी पूछा है। तो आपको कौन सी दो चीजें दी रहेंगी? ए और सी। तो ए कितना है? 0.16 या 16, और बी सी कितना है? 0.4, और इधर बी का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा? स्क्वायर रूट लगेगा। करके बताओ आंसर। अब बोलना मत, कोई भी जो बोलेगा वो गाना गाएगा, ठीक है। सब लोग आराम से इसका आंसर बताओ, ऑप्शंस आपके पास है, जब मैं पूछूंगा तब बताना। हाँ हाँ, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, बस थोड़ा सा, जब पूछूंगा तब बताना। 0.16 गुणा 0.04 का आंसर ए बी सी डी में से क्या आएगा? कौन है गाने का उम्मीदवार? क्या नाम है? बाबर? तुमने रखा है कि सही में? हम्म, हो गया। बोलो ए बी सी डी में से क्या आया? ए आया। ए, बी वाले हाथ उठाओ जरा, ठीक है। सी वाले हाथ उठाओ, डी वाले हाथ उठाओ। पीछे देख लिया मैंने आपका हाथ, अब नीचे करने से कोई मतलब नहीं है। चलो, ये अच्छी बात है कि आपने किसी भी ऑप्शन को निराश नहीं किया, है ना। लेकिन इसका, अच्छा, कुछ जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो कहां गए? ए वाले हाथ उठाओ, ठीक है। अभी भी कुछ लोग बचे हैं, बताओ। ये पता है कौन से लोग हैं? पहले ये देखते हैं कि ज्यादा हाथ किस में उठ रहे हैं, है ना। पहले देखेंगे ज्यादा हाथ कहां उठे, अब जब मैं पूछूंगा ना तो वो अब ए में हाथ जरूर उठा देंगे। तो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ए है ना। क्यों ए है वो मैं आपको बताता हूं। 0.16 और 0.64 का अगर आप गुणा करोगे तो देखो, दशमलव के बाद दो अंक हैं, यहां भी दशमलव के बाद दो अंक हैं, तो 16 का 4 गुना करोगे 64, लेकिन दशमलव के बाद टोटल कितने अंक होने चाहिए? 4, ठीक है। गुणा करना और वर्ग, ये आपको मैं सिखाऊंगा सारी चीजें, वर्ग घन गुणा, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो 16 और 4 का गुणा किया आपने 64, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, ठीक है। अब 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। लेकिन याद रखिए कि जब वर्गमूल से बाहर निकलते हैं, है ना, स्क्वायर रूट से आप बाहर निकलोगे, तो अगर दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो बाहर कितने अंक आएंगे? 2, है ना। तो आप 8 के पहले केवल एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे और ये आपका आंसर आएगा 0.8। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया है?
है ना। और आप इसके पीछे कारण भी समझ सकते हो, क्योंकि जब आप 0.08 दशमलव में 0.8 का फिर से आप 0.08 से गुणा करोगे तो 8 और 8 तो हो जाएगा 64, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 और 2 4 अंक के बाद ये लगेगा, है ना। इसलिए वो क्या हो जाता है, आधा। घनमूल अगर होगा, क्यूब रूट अगर होगा, तो 3 अंक के 3 के पहाड़े में वो चलेगा। चलो बताऊंगा, अभी इसमें हम कंफ्यूजन में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से आंसर बताइए। हमारे एक ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ऑनलाइन वालों से भी हाथ उठाओ। ठीक है भाई अमजद। हाँ जी, क्या बोलते हो। आपसे कहा गया है कि a/4 बराबर है b/5 के, तो आप एक छोटा सा कष्ट करेंगे, इस b को उठा के यहां ले आओगे, 4 यहां चला जाएगा, तो आंसर ही कितना आ जाएगा, 4:5। मजा आ गया ना। अब करो। 4, 5, 2, सोच लो। सही बोल रहे हो ना, भरोसा ही नहीं है तुम्हें अपने आप पर। 4, 5, 2 सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, अब आंसर दो। हाँ जी, हाँ जी, आप लोगों पे भी नजर है ना। देखो ये तुम लोग की स्टूडेंट्स की एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता हो या ना हो तुक्का जरूर मारते हैं, है ना। पता नहीं है क्या करना है। अच्छा, कई लोग पता है आंसर देना चाह रहे हैं 2, 3, 4 पर, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है ना। कई लोग हैं जिनका आंसर 2, 3 और 4 आ रहा है, वो बेचारे चाह रहे हैं कि यार हमारा भी तो साथ दो, इसको भी तो बोलना है। लेकिन अब डाउट भी हो रहा है कि हर बार ऐसा तो होगा नहीं, तो हम थोड़ा सा पहले पीछे चलेंगे। इसका आंसर 2, 3, 4 तो नहीं आएगा, लेकिन 6, 4, 3 जरूर आएगा। तो मैं आपको पहले इसका थोड़ा बेसिक बताता हूं कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं। वापस हम अपने पुराने सवाल पर आते हैं। भाई इस सवाल में तो कोई ना, सब लोग यहां लिखते हैं a/4, b/5 और c/2, ये सभी एक कांस्टेंट वैल्यू k के भाई ये सब आपस में बराबर हैं, तो इन्हें हम एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर मान लेते हैं। ऐसा स्कूल में भी करते थे, है ना, कि ये तीनों जब आपस में बराबर हैं तो ये किसी ना किसी एक संख्या के बराबर होंगे। उस संख्या को हम x नाम दे दें, y नाम दे दें, k दे दें। जनरली k चलता आया है तो उसको हम नाम दे रहे हैं। बाकी ऐसा नियम नहीं कि हाँ k लिखना है, आपको जो अच्छा लगे वो लिख दो। अब इसका मतलब यह हुआ कि a/4 भी k के बराबर होगा, b/5 भी k के बराबर होगा, और c/2 भी k के बराबर होगा, आया ना। ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू 4k होगी, b की वैल्यू 5k होगी, c की वैल्यू 2k होगी, हाँ या ना। 4 इधर, 5 इधर, 2 इधर। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4k, 5k और 2k, ऐसे ही होगा, है ना, क्योंकि एबीसी की वैल्यू है। और दूसरी बात यहां पर क्या है कि k यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 4, 5 और 2। तो जितनी आसानी से आपने आंसर दे दिया था उतना आसान है नहीं है, ये इसके पीछे पूरा लॉजिक है ना। अभी मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जब अगला क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। इतनी बात समझ में आई सभी को, क्लियर है, हाँ या ना। थोड़ा हाँ ना बोलते रहा करो जब बोलूं तब। ठीक है, क्लियर है यहां तक, पक्का। अब इसकी बात करते हैं, है ना। यहां पे आपके पास लिखा हुआ है 2a, इसको और समझ लो। आपके पास लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर, हम क्या ले लेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू k। ठीक है। अब ये बताओ कि 2a बराबर के, 3b बराबर के और 4c बराबर के, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है ना। शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, लेकिन आपको पहले इसकी लॉन्ग मेथड पता होगी ना, तो शॉर्ट ट्रिक आप सीख पाओगे। तो मुझे बताइए a की वैल्यू क्या होगी, बोलो, और b की, और c की। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अब जरा ए बी सी का रेशो बना लो,
तो आप a की जगह क्या रखोगे, k/2, b की जगह क्या रखोगे और c की जगह क्या रखोगे, इतना, ठीक है। लेकिन अनुपात का एक नियम याद रखना कि अनुपात कभी इस तरीके से भिन्न में नहीं होता, ठीक है। फ्रैक्शन में आपका रेशो नहीं होना चाहिए, तो इसको हमें थोड़ा सही बनाना पड़ेगा, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर अनुपात में कोई भी चीज कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाती है, इसलिए के का हम टेंशन नहीं लेते, वो कॉमन है वो हट जाएगा। तो बेसिकली ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/4। चलो लिख देता हूं मैं, 1/2, 1/3, 1/4, इतना ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हमें एक अनुपात में कन्वर्ट करना है तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। इधर देखो, है ना, कैमरा देखा नहीं कि फिर तो भूल ही जाते हो। 1/2, 1/3, 1/4 का 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो आप सबको 12 से गुणा कर दो, 2 से कैंसिल हुआ 6 बार, 3 से कैंसिल हुआ 4 बार, और 4 से कैंसिल हुआ 3 बार। तो ये इसका आंसर होगा। समझ में तो नहीं आया? अच्छा, आया क्या? ठीक है, दोनों चीजें मैंने आपको समझाई, थोड़ा सा आप फिर से सुनिए, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। इधर जरा ऑनलाइन वालों को भी देख लेते हैं, उनकी शिकायत आ रही, सर आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। अच्छा, चलो सुनो अब जरा इधर। इसमें हमने क्या किया कि यहां पे के बनाकर एबीसी की वैल्यू निकाली, बाद में रेशो बनाया, वही काम हमने इस वाले में भी किया। अब नेक्स्ट टाइम से आपको क्या करना है, ये बात मेरी सुनिएगा। चलो इसी से बता देता हूं। कभी भी अगर 2:3 आपस में बराबर हैं तो हम उसे कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मानते हैं। जब भी आप किसी को कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मानोगे वो संख्या पलटेगी, ठीक है। आप यहां देखिए 4 में था, ये पलटकर 4 बन गया। ये 1/5 था, ये 5 बन गया। ये 1/2 था, ये 2 बन गया। हुआ? तो अगर आप कभी भी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मानते हो तो सिंपल आपको संख्या पलटना है ना। इसी प्रकार से अगर इस वाले की बात करें तो यहां पे 2 ऊपर था, पलटो जरा 2 को, 1/2, 3 को पलट दो, 1/3, 4 को पलट दो, तो आप सीधे प्रश्न से डायरेक्ट यहां पर आ जाओगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन अपने मन से दे रहा हूं, उससे आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, है ना। सिर्फ ध्यान से आप देखिएगा। मैंने लिखा a/2 बराबर b/3 बराबर c/7, है ना, c/5 ले लेते हैं। और दूसरा प्रश्न में लिखता हूं कि 2a बराबर 3b बराबर ना, बराबर 3b बराबर 5c। दोनों के आंसर आप लोग बता सकते हो क्या? चलो आप लोग करो, फिर मैं बताता हूं। एक बार आप अपने हिसाब से निकाल कर देखें, ठीक है। लंबे तरीके से नहीं करना है, डायरेक्ट करने की कोशिश करना है। नहीं समझ में आया होगा मैं दोबारा आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए जरा, आपको पता है कि इसके बराबर भी एक कांस्टेंट वैल्यू के आएगी, तो आप इसको पलट देंगे, है ना। तो ये पलटने पे आ गया 2, ये पलटने पे आ गया 3, और ये आ गया 5, तो ये सीधा हमेशा आंसर आएगा। लेकिन जब आप इसको पलटोगे तो 2 को पलटेंगे तो 1/2, 1/3 और 1/5। ये आंसर हो सकता था, पर क्योंकि ये भिन्न में है तो भिन्न में आंसर होते नहीं है, फ्रैक्शन में होना नहीं चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम एक अपने आप में चैप्टर है। आपको इतना तो पता होगा कि एलसीएम का मतलब होता है, क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक। एक ऐसी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। आपको ऐसी संख्या लेना है जिससे ये तीनों का भाग दिया जा सके। तो वो 15 हो सकती है, नहीं हो सकती, 2 का भाग नहीं जाएगा। 30 हो सकती है, 60 हो सकती है, 30 के पहाड़े में आने वाली हर संख्या हो सकती है। तो आप सभी का गुणा कर देंगे, सभी में गुणा कर देंगे किसका? 30 का, और आपके फिर आंसर आ जाएंगे। 2 से कटेगा ये 15 बार, 3 से कटेगा ये 10 बार, और 5 से कटेगा ये 6 बार। ये आपका आंसर आएगा। कर लोगे अब अगली बार से डायरेक्ट, है ना। क्यों ऐसा करते हैं उसका कारण तो आपको पता है।
लेकिन हर बार इतना करना नहीं है। सीधी सी बात है कि आपको संख्या को क्या करना है, पलटना है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। एक इसी से मिलता जुलता सवाल कर लेते हैं और आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। ये वाला लेते हैं, बचे हुए जो छोड़ रहे हैं उनको हम करेंगे, टेंशन मत लेना। हाँ, क्वेश्चन को देख के डरना मत, बहुत आसान है। ऑप्शन में ही नहीं है यार ये तो। हाँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे मैं बताता हूँ, है ना। बस 2 मिनट आप रुके, बताते हैं। हम्म। चलो देखो इधर, 5 2 6 आ रहा है, ठीक है। आप सबसे पहले 30% को क्या लिखेंगे, देखते जाना आप जल्दी जल्दी। ए गुणा 30 मतलब 30/100, 75/100, 75/100। और इसको तो हम 1/4 ही रहने देंगे, ऐसा तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 30% मतलब 30/100, 0.75 मतलब 75/100, ठीक है। अब आप ये बताओ कि क्या आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। तो आप यहां क्या करेंगे, a गुणा 3/10, b गुणा 3/4 और c गुणा 1/4, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब कभी भी बराबर में है तो हम इसे कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर मानते हैं, लेकिन हमें पूरा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, सिंपल संख्या को क्या करना है, पलट देना है। तो आप यहां पे इन्हें पलटेंगे, यहां लिखता हूं मैं, a को क्या माना जाएगा, बोलो, पलटने की बात है भाई। अब आप इन्हें कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर मानेंगे, ये एक अंडरस्टूड बात है, हमें लिखना नहीं है। तो a 3/10 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10/3। b 3/4 है, क्या लिखेंगे, 4/3। c कितना है, 1/4, तो इसको क्या लिखेंगे, 4/1। इतना समझ में आया। अभी भी समस्या हल नहीं हुई, क्योंकि आपके पास ये किस में है, भिन्न में है, फ्रैक्शन में है। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम अगर लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, एलसीएम लेने का उद्देश्य समझो, आपको ये नीचे के जो कांटे हैं इनको हटाना है ना। आप 3 से गुणा कर दो, 6 से गुणा कर दो, 9 से कर दो, आंसर सेम आएगा, आंसर कभी नहीं बदलेगा। तो आपको 3 का गुणा करना है तीनों में, उससे फायदा क्या होगा कि ये हट जाएंगे। तो ऊपर बचेगा यहां 10, यहां बचेगा 4, यहां हो जाएगा 4 तिया 12। अभी भी और शॉर्ट हो सकते हैं ये, तो काट दो, 2 से कटेगा 5 बार, ये 2 बार और ये 6 बार। ये आपका आंसर है 5 2 6, मतलब ऑप्शन ए। आया कि नहीं आया, आया। तो इसलिए, क्योंकि आज तो शुरुआत है इसलिए आपको आसान क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन जो जो चीजें हम सीखेंगे, जब उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो वो आपके दिमाग में फिर बहुत अच्छे से बैठेंगे। और हमेशा याद रखिए, किसी भी क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, कई मेथड्स हो सकती है, कई रास्ते हो सकते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर है, एक चीज आपको आखिरी और मैं बता देता हूं, याद रखिएगा। हमें क्या लगता है कि जैसे मान लो मैंने अनुपात में आपको 200 क्वेश्चंस करवा दिए, सुनना बात ध्यान से, अनुपात में मैंने आपको अगर 200 क्वेश्चन करवा दिए, तो आपको लगेगा कि बस अब हम बन गए शहंशाह, अब हम बन गए राजा, अब अनुपात का कोई सा सवाल आ जाए, आपको सुनकर थोड़ा अजीब, थोड़ा आश्चर्यचकित लगेगा, लेकिन एग्जाम में 201वां ही प्रश्न आएगा, ठीक है। मतलब जो, क्योंकि किसी किताब के क्वेश्चन होते ही नहीं, एग्जाम के क्वेश्चंस हमेशा बनाए जाते हैं, लेकिन वो कभी नए क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, डेटा चेंज करते हैं, पैटर्न पूछने का बदलते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आप मुझे एक चीज बता दो जो आपको नहीं आती थी।
जितना मैंने आज आपको पढ़ाया, क्या ये उसी तरीके से हल हुआ? लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो गया कि ये 0.75 आ गया। अच्छा, मैं 3/4 दे देता तो कर लेते, लेकिन 0.75 दे दिया तो हम कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा डर गए कि पता नहीं क्या होगा। तो ये हमारे साथ होता है। क्वेश्चन को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, वो हमें थोड़ा समझना है ना। तो पहला तो हम लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस क्लास में करेंगे। आपको डेली क्लास की पीडीएफ मिल जाया करेगी, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को तो उनके पास तो वीडियोस 1 साल तक रहेंगे। आप लोगों का देखते हैं आज बात करके क्या करना है। दूसरा, आपको एक प्रैक्टिस शीट मिलेगी विथ सॉल्यूशन, ठीक है। और उस प्रैक्टिस शीट के अंदर लगभग 200 क्वेश्चंस होंगे जो हर लेवल के होंगे। और अगर आपने इतना कर लिया, 150 क्वेश्चंस क्लास में मैं सिखाऊंगा, 200 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। चैप्टर एंड होने के बाद फिर आपका एक टेस्ट होगा। तो मोटा मोटा एक चैप्टर में 300 से 350 क्वेश्चंस हम करेंगे। इसके बाद कोई समस्या बचेगी क्या? नहीं बचेगी। फिर टॉप मारने का ही काम बचा है बस, है ना। तो मेहनत हमें करनी है, उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है। कंटेंट, मटेरियल, क्वेश्चंस, ट्रिक्स, टेक्निक्स, लॉजिक्स भरपूर मिलेंगे। और आप 2 या 3 दिन तक थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करें। इंटरेस्ट नहीं है तो जाग जाएगा। और इतना दावा करता हूं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स बन जाएगा, ठीक है। ये तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी? बाकी 1-2 दिन तक सब चीजें थोड़ा समझ में आने लगेंगी। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी 1-2 दिन थोड़ा सा सब्र रखें, सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और कुछ शंका परेशानी? नहीं? खत्म करें आज की क्लास यहीं? तो एक बार जरा जोर से सब लोग बोलेंगे भारत माता की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस 1 बजे मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।